नमस्कार, मैं आपका अभिनेता दोस्त मनोज मानव और आप देख रहे हैं खुलता आसमां का स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेगमेंट ताबड़तोड़। आज के इस स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है ताबड़तोड़, इसमें आज आपके साथ 2005-2008 सत्र के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से पास आउट हुए प्रशिक्षणार्थी रणधीर कुमार हैं। रणधीर कुमार बिहार के रहने वाले हैं और पटना में रंगमंच करते हैं और पूरे देश में युवा रंगकर्मी के रूप में वो दिनों प दिन प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं। लेकिन साथ ही रंगमंच में जहां वो एक हस्ताक्षर बनने के पथ पर अग्रसर हैं, उनके ऊपर कई तरह के संगीन आरोप भी लगते हैं, बल्कि लगे हैं। अभी हाल फिलहाल में हम फेसबुक पर भी उनके ऊपर लगे संगीन आरोप को देखे हैं। हालांकि बाद में उसे डिलीट कर दिया गया और उस पर उन्होंने एक लीगल नोटिस भी संबंधित व्यक्ति को भेजा है। लेकिन ये इंटरव्यू उससे सीधा जुड़ता हुआ नहीं है। ये इंटरव्यू रंगमंच को वो कैसे देखते हैं, रंगमंच में उनकी यात्रा क्या है और उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि रणधीर कुमार जितने अपने काम को लेकर चर्चा में रहे हैं, लगभग अनुपात में उतने ही विवादित भी रहे हैं। लेकिन यहां ये कहा जा सकता है कि अगर हम बदनाम हुए तो क्या मेरा नाम न हुआ। लेकिन ये कितना सच है और उनके ऊपर लगने वाले तमाम आरोप और तमाम उतार चढ़ावों में भी वो अपनी यात्रा को सतत रखते हैं, इसका मतलब है कि वो एक पॉजिटिव थॉट के पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। वो कैसे इन तमाम चीजों को सुलझाते हैं, बैलेंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आइए हम बात करते हैं रणधीर कुमार से। रणधीर जी, आपका हमारे कार्यक्रम ताबड़तोड़ खुलता आसमां का ये स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेगमेंट है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जो सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, जैसा कि मैं भी एक रंगकर्मी हूं, एक थिएटर एक्टिविस्ट हूं और मैंने जो महसूस किया है, हालांकि आप भी से इत्तेफाक रखते हैं, आपकी कई बातों में, कई अभिव्यक्तियों में ये महसूस किया गया है कि आप भी कहीं ना कहीं नकारात्मक रंगमंच को लेकर के चिंतित दिखते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नकारात्मक की जो हम बातें करते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो रंगमंच हो या और भी हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, हर जगह इस तरह से लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रंगमंच ही है। ये रंगमंच, अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट के और विधाओं में, चाहे पेंटिंग आप ले लीजिए, डांस ले लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए, अलग अलग फॉर्मेट ले लीजिए, परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट का जो दो ही माध्यम है, इन माध्यम में है, व्याप्त है। हाँ, इन दिनों आपको ये कारण समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है बेसिक, कि जो परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट के जो अलग अलग विधाएं हैं, जैसे पेंटर्स हैं,
आप देख रहे हैं ये समय भी देख रहे हैं काफी ये जो नकारात्मकता की जो बाढ़ आई है वो पिछले, आप अगर शुरू करते हैं, अगर ऐसे आप देखेंगे देश की बात करेंगे तो लगभग एक दशक से शुरू होता है, जो धीरे धीरे मतलब समाज में फैला, जो एक नए तरह का नैरेटिव बनना शुरू हुआ देश में। तो आप देखेंगे कि ये एकाएक शुरू हुई चीजें नहीं है, धीरे धीरे आप पे मतलब इंजेक्ट किया जा रहा है, तो वो हर फील्ड में है। अब दूसरे फील्ड की क्या समस्या है? दूसरे फील्ड की एक खूबसूरती ये भी है कि पेंटर्स हैं, वो अकेले पेंटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, डांसर्स हैं, वो कैसेट लगा के या मोबाइल फोन पे म्यूजिक बजा करके वो डांस कर लेते हैं। एक सिंगर है, एक हारमोनिया उठाया और गा लिया, तो उनका जो अपना जो एक क्रिएटिव वर्क है ना, वो चलता रहता है। थिएटर में वो संभव नहीं है क्योंकि ये कंपोजिट आर्ट है और ग्रुप एक्टिविटी है, तो आपको उसके लिए ग्रुप चाहिए होता है। और फिलहाल जब आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से थिएटर में उस तरीके से काम का अभाव है, अर्थ का अभाव है। जो लोग 24 घंटा थिएटर कर रहे थे और कहीं ना कहीं से पैसे वैसे जनरेट कर पा रहे थे, वो चीजें अब मिल नहीं रही है। लोग खाली हो गए, बेरोजगार हो गए, क्या करेंगे? आपको ये सोचना पड़ेगा। आपको ना बुरी चीजें ना बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप किसी भी चीज को देखिए तो वो आकर्षण और उसमें जल्दी दूसरे तरह का जिसको हम कहते हैं ना न्यूसेंस वैल्यू भी एक होता है, तो उस तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं। करे क्या? काम है नहीं, किसी तरह का आर्थिक सुख है नहीं, तो बहुत तरह का फ्रस्ट्रेशन है, बहुत तरह की खींच है जो आप वो निकालते हैं। उसमें आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिकॉज वही होता है अपने आप को वो संयमित करके एक क्रिएटिव अप्रोच की तरफ बढ़े। लेकिन अगर जैसे ही डिस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, आपने कभी कुछ किया तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। हर आदमी के जीवन में अगर 10 पसंद करने वाले लोग हैं तो 10 नापसंद करने वाले भी लोग हैं। ये समाज का एक नेचुरल फिनोमिना है, बहुत सिंपल सी बात है, नेचुरल चीजें हैं कि 10 लोग आपको, ये जरूरी नहीं कि जो मुझे पसंद हो वो आपको भी पसंद हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये रहता है हम सबके बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप बातें कर रहे हैं उससे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि नकारात्मक रंगमंच की एक खास वजह सरकारी सहयोग, यानी जो अनुदान का जो सरकारी स्वभाव था रंगमंच को सपोर्ट करने के लिए, उसका उदासीन होना है। खास करके इंडिविजुअल ग्रांट जो सरकार पिछले 2017 के बाद इसे एक तरह से बंद ही कर दिया है, या यूं कहें रोक लगा दिया है इस पर। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, ये जो बात बार बार उठ रही है ना, 1-2 जगह और उठी थी ये बात, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये जो सूचना है बिल्कुल गलत सूचना है। 2017 में जो मीटिंग हुई थी उसमें मुझे भी अनुदान मिला था। उस मीटिंग में मैं था, मेरा एक नाटक है आउटकास्ट जिसके लिए मुझे अनुदान मिला था। कुछ लोगों को पैसा मिला, उसके बाद पैसा रुक गया। फिर क्या हुआ कि बातें चलने लगी, बंद हो गई। तो पूरे देश भर से तकरीबन 12-15 लोग एक कमेटी, मतलब कमेटी क्या है, हम लोग 10-15 लोग मिल करके हुआ कि भाई ये बंद हो जाएगा तो देश भर में जो एक बेसिक स्ट्रेंथ है, जो रंगकर्मी काम करते हैं उनका ये स्ट्रेंथ चला जाएगा, तो इसको कैसे किया जाए। तब हम लोग जो हमारे संपर्क में थे, जिसमें हरियाणा के साथी थे, चंडीगढ़ के साथी थे, मध्य प्रदेश से साथी थे, मैं बिहार पटना से था, उज्जैन से थे, उसमें हम लोग मिले और कहे कि इस बात को जब तक मंत्री के स्तर पर नहीं किया जाएगा तब तक नहीं होगा। हम लोग बंसीदा को अप्रोच किए, चूंकि बंसीदा काफी सीनियर हैं, देश भर के बड़े वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और उनका काम अपने आप में, बंसीदा के काम के बारे में मेरे जैसे लोगों को तो बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि बंसीदा लीजेंड लोग हैं। मैं तो मानता हूं कि इस तरह के लोग लिविंग लीजेंड है, दुनिया भर में क्या नहीं किया है इन लोगों ने, मतलब इन लोग इंस्पिरेशनल है। तो उनसे आग्रह किया, पद्मश्री भी हैं बंसीदा, तो उनसे आग्रह किया कि ऐसा ऐसा है और हम लोग चाहते हैं कि बात करें। उस समय के तत्कालिक मंत्री महेश शर्मा जी से जाकर के हम लोग मिले। अब क्या होता है कि महेश शर्मा जी के पास हम जब जाते हैं तो महेश शर्मा जी ने बताया कि ये बंद नहीं हुआ है, तत्काल ऑर्डर है हमारी तरफ से कि इसको रोका जाए। क्यों रोका जाए?
क्योंकि जो कमिटी में जो कुछ लोग थे उन्होंने कुछ गड़बड़ झाला किया था, जिसमें किसी आदमी ने, किसी कमेटी मेंबर ने ही अपनी ही फैमिली को 5 लोगों को 5-5 लाख रुपए दे दिए। अब इस पे हंगामा हो गया कि एक ही फैमिली के एक स्टेट से एक फैमिली के 5 लोगों को 5-5 लाख रुपए, बाकी किसी को नहीं, तो तकरीबन 25 लाख रुपए। अब महेश शर्मा उस हंगामे पे मीडिया में काफी अखबार में आया, महेश शर्मा ने सारे ग्रांट को रोक दिए और महेश शर्मा जी ने उस पर जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी की रिपोर्ट तक के लिए, जब तक उस पर जांच हो रहा है तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो महेश शर्मा जी ने ये रिपोर्ट दिखाई कि अभी इस पर जांच चल रहा है, जांच आएगी तो उसके बाद दोबारा हम लोग जाकर के एक बार फिर 2-3 महीने बाद जाकर के मिले तो महेश शर्मा जी ने बताया कि नहीं, जांच हो गई है, जिन लोगों ने ऐसा किया था दोबारा एक रिव्यू कमेटी बिठाई गई कि जिसमें जिनको 5-5 लाख रुपए मिले थे उन सब पे एक रिव्यू कमेटी बैठी, जिसमें से मतलब 100-150 लोगों के ऊपर, जिसमें से जो लोग सच में काम करने वाले थिएटर प्रैक्टिशनर थे उनको पैसा वो वापस रिलीज कर दिया गया, बाकी पैसा कैंसिल किया गया और ये हुआ कि हाँ अब जो बचा हुआ जो पैसा है उसको रिलीज किया जाएगा। उसके बाद ग्रांट होना शुरू हुआ। फिर हुआ कि भाई अब कब किया जाएगा, तो महेश शर्मा जी ने ये कहा कि फिलहाल उस समय 2019 में या 2018 की बात बता रहा हूँ, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्शन मोड में चली गई थी। तो महेश शर्मा जी ने कहा कि अभी तो चूंकि इस पे काफी हंगामा हो गया और पीएमओ का भी नजर है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसको बंद रखा है, मतलब रोके रखा है। तो उन्होंने कहा कि अगली बार अब ये जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन आ गया, अब वो मंत्रालय बदल गया महेश शर्मा जी का। प्रहलाद सिंह पटेल जी जो नए मंत्री आए उनको तो पहले समझने में टाइम लग गया कि 2-4-6 महीने सब कुछ रुका हुआ था। अगर आप लोग थिएटर से हैं तो आप लोग को पता होगा। उसके बाद था कि अभी मीटिंग होने वाली थी नए तरीके से, जो लेटेस्ट बात हुई थी कि उसमें था कि अब इसको इंडिविजुअल भी मीटिंग किया जाएगा इस सत्र में। तब तक क्या हो गया, जैसे पैसा रिलीज करना शुरू किया है अभी जनवरी के बाद से, देखे होंगे कि सीएजीएस और बाकी बहुत सारे पैसे रिलीज हुए हैं जनवरी के बाद। तो ये मीटिंग का भी प्रस्ताव था कि अब शुरू होने वाला है। जैसे ही शुरू होने वाला था कोरोना आ गया। तो ये पूरा का पूरा मसला जो है 1.5 साल का है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज को बंद करने के लिए ऐसे आप कोई भी चीज जो गवर्नमेंट की पॉलिसी कर ही नहीं सकते हैं। मंत्रालय के स्तर पर थोड़ी देर के लिए रोक लगा सकते हैं, जिसका कारण था कि रोक लगी थी बट वो थ्रू हो गया था, लेकिन अब वो कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। तो लोगों के पास ये सूचना ही गलत है कि बंद हो गया। हाँ, बिल्कुल। जो आया भी था मंत्रालय के वेबसाइट पर, तो उस पर एक नोटिफिकेशन था मंत्रालय के लेटर हेड पर, ऐसा कुछ भी लिख करके नहीं आया था। अगर रणधीर कुमार रंगमंच नहीं करते तो फिर क्या करते? कभी सोचा नहीं मैंने कि मैं क्या करता, क्योंकि करने के टाइम में ही रंगमंच करने आ गया तो कहीं दूसरी जगह गया नहीं। लेकिन हाँ, अगर नहीं कर रहा होता तो मेरे फादर की बड़ी इच्छा थी। मेरे फादर एक समय में मुझे रशिया भेजना चाहते थे इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि मेरी पूरी स्कूलिंग गुवाहाटी से हुई। उसके बाद जब मैं आया तो उस समय बिहार का माहौल ठीक नहीं था, तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं रशिया चला जाऊँ। तो मेरे फादर के पास थोड़े पैसे वैसे भी थे रशिया का, तो फादर चाहते थे कि मैं चला जाऊँ, लेकिन वो मैं गया नहीं, क्योंकि मैं अपने घर 10 साल के बाद लौटा था, पूरे स्कूल खत्म करने के बाद। तो मेरा कहीं जाने की इच्छा नहीं थी, तो मैं लड़ता रहा, नहीं जाऊंगा। उसके बाद थिएटर में लग गया। हाँ, नहीं होता तो शायद कहीं इंजीनियर, बिहार का जो माहौल था उसमें इंजीनियर तो हो ही जाता। मतलब मेरा नहीं था, लेकिन हमको फादर इंजीनियर बनाते थे। अच्छा, तो ये बात थी, मतलब आप इंजीनियर बनते, इसीलिए शायद आपके रंगमंच में तामा झामा कुछ ज्यादा ही दिखता है। हाँ, ये समझने की बात है। डिजाइन का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग इसी को गलत परिभाषित करते हैं। डिजाइन है क्या, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। डिजाइन दो तरह से होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिजाइन और एक होता है बहुत ही ऑब्जेक्टिव डिजाइन। और वो जो डिजाइन जिस शब्द को कहते हैं, मैं अपने नाटक में, जैसे कि बाहर बात करेंगे, मैं अपने नाटक में डिजाइन मानता ही नहीं कि मैं डिजाइन करता हूँ नाटक में, क्योंकि अगर मैं डिजाइन करूंगा तो बहुत मेरे में जो भी आप देखेंगे, मेरे नाटकों में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता। पहला आपको खाली स्पेस मिलेगा। क्या होता है, कोई दृश्य मैं बनाता हूँ, कोई दृश्य है, अब उस दृश्य के भाव को कम्युनिकेट करने के लिए जिन ऑब्जेक्टों की जरूरत पड़ती है वो ऑब्जेक्ट मैं लेके आता हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि थोड़ा सा अननेचुरल सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो लेकिन वो जो सारे ऑब्जेक्ट आते हैं मेरे नाटकों में, आप
आज तक अपने नाटक में आपको मैं बताता हूँ, या जो एक्टर्स मेरे साथ काम करते हैं उससे पूछिए, मैंने अपनी तरफ से एक प्रॉपर्टी भी मैं अपने नाटक में नहीं लेके आया हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। आप जो लोग काम करते हैं आप उनसे पूछिएगा, वो सारे एक्टर्स के लाए हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि उनको लगता है कि मैं ये जो दृश्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इस तरीके से मैं बेहतर कम्युनिकेट कर पाऊंगी। और वो कंप्लीटली जब वो जुड़ के आता है तो लोगों को लगता है कि डिजाइन हो गया। परिकल्पना एक डिजाइन एक कॉन्सेप्चुअली एक अलग है कि दो तरह से, एक होता है कि दृश्य बंद, तो मैं उसको अलग से डिजाइन कोट एंड कोट ना काट करके जो सीन मेकिंग होता है उस सीन के अंदर जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो लेकर के आता हूँ। तो लोगों को ये लगता है कि थोड़ा ज्यादा डिजाइन हो गया और ये हो गया, जबकि वो डिजाइन है ही। पूरे देश भर में एक और मैं बात बता दूं आपको, पूरे जिसको बिहार में डिजाइन कहते हैं मेरे नाटकों को, मैं पूरे देश भर में नाटक लेके जाता हूँ और बड़े बड़े फेस्टिवल में। आज तक सबसे कम डिजाइन वाला नाटक जो लोग कहते हैं कि रणधीर तुम्हारा नाटक इतना सिंपल और बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के साथ होता है, इतना सिंपल जिसपे कोई तामा-झामा नहीं, और बिहार में वो सबसे ज्यादा तामा-झामा समझा जाता है। तो मुझे नहीं, आपका जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुआ 2005 में 2005-8 सत्र के दौरान, आपको क्या लगता है कि जब आपका चयन हुआ तो आप जिस ग्रुप से थे उस ग्रुप में आपसे बेहतर भी लोग थे जिनका होना चाहिए था पर आपका हो गया?